हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी और भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हिंदी देख लेते हैं, इसके बाद भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम क्या है? उत्थान शब्द का विलोम बताना है। उत्थान शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है पतन, बी है उड़ान, सी है ऊर्ध्व और डी है ध्रुव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। तो इसमें उत्थान का विलोम होगा पतन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्या है? सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा ऑप्शन है गीत, तीसरा ऑप्शन है उष्ण, चौथा ऑप्शन है ग्रीष्म। तो कौन सा होगा बताइएगा। शीत का विलोम उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित मतलब यहाँ अनाथ का विलोम बताना है। अनाथ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है सनाथ, बी है अज्ञ और सी है अपाहिज और डी है जिसका कोई ना हो। डी है जिसका कोई ना हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो अनाथ का इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन सही होगा। अनाथ का सनाथ होता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अग्र का सही विलोम क्या होगा? अग्र का सही विलोम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन इसमें है अनुज, दूसरा है छोटा, सी है लघु और डी है सूक्ष्म। तो क्या होगा अग्र का विलोम सही विलोम क्या होगा? तो अनुज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है आदान प्रदान, दूसरा दिया है प्रदान विधान, तीसरा दिया है आदान निदान, चौथा दिया है आदान समाधान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए आदान प्रदान सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है अस्वाभाविक, तीसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक और चौथा है कृत्रिम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? नैसर्गिक का बताइए। तो नैसर्गिक का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन शब्द का विलोम बताना है। नवीन शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है नया, दूसरा है प्राचीन, तीसरा है पुराना और चौथा है पुरातन। तो नवीन का बताना है। तो नवीन का जो होगा अपोजिट वर्ड वो प्राचीन होगा। क्या होगा? विलोम शब्द प्राचीन होगा। नया का क्या होता है? नया का विलोम होता है पुराना का हो गया नया। पुरातन का होता है आधुनातन होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नवीन का प्राचीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? निर्माण का, तो इसमें पहला ऑप्शन है योजना, दूसरा ऑप्शन है बनाना, तीसरा ऑप्शन है जोड़ना और चौथा ऑप्शन है विनाश। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो निर्माण का विलोम होगा विनाश। निर्माण का क्या होगा? निर्माण का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निर्माण का क्या होगा? विनाश। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विस्तार का विलोम शब्द क्या है? विस्तार का विलोम आपको बताना है। विस्तार का विलोम क्या होगा तो बताइएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया है लघु, दूसरा दिया है संक्षिप्त और सी नंबर दिया है छोटा और डी दिया है बड़ा। तो विस्तार का क्या होगा? विस्तार का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी संक्षिप्त विस्तार का विलोम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। कौन सा शब्द दिया गया है यहाँ पर? तो स्वार्थ। कौन सा? तो स्वार्थ दिया गया है। स्वार्थ, तो स्वार्थ का क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है परमार्थ, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा ऑप्शन है निस्वार्थ और चौथा ऑप्शन है वरिष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्वार्थ का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। निस्वार्थ, निस्वार्थ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का, आपको अवनी का विलोम बताना है। तो अवनी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिया है ए अमन, बी दिया है अग्नि, सी दिया है चशु और डी दिया है अंबर। तो अवनी, अवनी किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अवनी का अंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर होगा, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम बताइए। ऊर्ध्व का सही विलोम का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है अध, दूसरा ऑप्शन अंत, तीसरा ऑप्शन पुष्ट और चौथा ऑप्शन क्षणिक दिया है। ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब ये जो भावी शब्द है इसको आपका विलोम बताना है। इसको आपको विलोम बताना है। भावी का विलोम क्या होगा? तो भावी का विलोम क्या होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पूर्व, सी नंबर दिया है भविष्य, बी दिया है अतीत और डी दिया है वर्तमान। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भावी का क्या होगा? अतीत हो जाएगा। बी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। बी इज करेक्ट। भावी का विलोम क्या होगा? अतीत होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र, दूसरा ऑप्शन है कैद, तीसरा है मुक्ति और चौथा है बंदी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मुक्ति। स्वतंत्र का होता है परतंत्र। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र होता है। स्वतंत्र का परतंत्र होता है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? किसका? तो अधम का। अधम का विलोम बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है नेक, दूसरा ऑप्शन दिया है बुरा, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तम और चौथा ऑप्शन दिया है नारकी, नारकी। तो अधम का क्या होगा? अधम का बताइएगा। तो अधम का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
उत्तम। अधम का क्या होगा? उत्तम। सी ऑप्शन इज राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर है अथ। अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? किसका? अथ का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको है इति, दूसरा है प्रारंभ, तीसरा है पथ और चौथा है जय। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अथ का विलोम, अथ का विलोम इति होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अथ का क्या होगा? इति होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है विध्वंस, दूसरा ऑप्शन दिया है सी नंबर ऑप्शन दिया है तुल्य, और बी नंबर दिया है निर्माण, और डी नंबर दिया है प्राकृतिक। तो कौन सा होगा? तो ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपका निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। निम्न में कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी है? यहाँ पर देखिए, अपाच्य का कुपाच्य दिया है, शुक्ल का कृष्ण दिया है, बर्बर का सभ्य दिया है, अज्ञ का विज्ञ दिया है। तो उचित जोड़ा नहीं है, उसको आपको बताना है। उचित जोड़ा कौन सा नहीं है तो उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें उचित जोड़ा नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपाच्य का कुपाच्य दिया है, ये गलत जोड़ा दिया है। अपाच्य का क्या होता है? अपाच्य का सुपाच्य होता है। क्या होता है? सुपाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी उचित जोड़ा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? आयात। तो आयात पहला कोई ऑप्शन है निर्यात, दूसरा है आयात, बी नंबर है आगमन और डी नंबर है निगमन। तो आयात का क्या होगा? निर्यात। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आयात का निर्यात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भवन का अग्र हिस्सा अति भव है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। लगा लेते हैं। तो इसमें आपको अग्र का विलोम बताना है। किसका? अग्र का। तो अग्र का क्या होगा? पश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अग्र का क्या होगा? पश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। स्मरण का विलोम बताना है। स्मरण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विस्मरण होगा। सही होगा, विस्मरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? संक्षिप्त का क्या होता है? तो विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी सही है। तो आज हिंदी विलोम शब्द का इतना ही क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसी में देख लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए। तो आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान। जातक कथा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध से, दूसरा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, और तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा ऑप्शन है गांधी जी। किससे संबंधित है? तो कमेंट कीजिएगा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए क्या है? सही है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है बौद्ध मत, दूसरा दिया है जैन मत, और तीसरा है हिंदुत्व, और चौथा है सिख मत। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी आपका ऑप्शन
सही हो जाएगा जैन मत। जैन मत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा है बिंदुसार ने, तीसरा है अशोक ने, चौथा है कौटिल्य ने। तो किसने करवाया? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या है? सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट क्या थे? एक चिकित्सक थे या चित्रकार थे या खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे? क्या थे? तो क्या थे बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या थे? खगोलवेत्ता थे। खगोलवेत्ता थे। खगोलवेत्ता थे मतलब ये खगोलवेत्ता और गणितज्ञ भी थे। गणितज्ञ भी थे और खगोलवेत्ता भी थे ये। तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता भी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक पूछा जा रहा है आपसे। तो मगध का अंतिम साम्राज्य कौन था? अंतिम साम्राज्य कौन था? तो काला शोक था। अंतिम साम्राज्य काला शोक था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है ऋषभदेव, चौथा ऑप्शन दिया है बी नंबर ऑप्शन दिया है महावीर स्वामी, सी नंबर है पार्श्वनाथ और डी नंबर है मल्लिकानाथ। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे और ऋषभदेव कौन थे? तो पहले संस्थापक थे ये ऋषभदेव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ बनारसी में दिया था। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा प्रयाग, तीसरा कन्नौज और चौथा थानेश्वर। तो कौन थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अजातशत्रु। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो कौन थे? सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो गोपाल। और धर्मदास प्रचलित थे। एक धर्मराज प्रचलित शासक थे और जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। और पहला कौन था? गोपाल था। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या लखनऊ में है, गाजीपुर में है, बनारसी में है और सीतापुर में है? तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? गाजीपुर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में जमानिया जमदाग्नि ऋषि का आश्रम था। तो कहाँ था? जमानिया में था। किस जिले में है? तो गाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्र था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तीसरा बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो कौन थे? तो ऑप्शन इसमें दिया है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। कौन था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो राजधानी थी अयोध्या किसकी राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान के नाम से जाना जाता है। मगध किस में हुई थी जो वर्तमान के नाम से जाना जाता है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में 284 सदस्य ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिला कितनी शामिल थी? तो 15। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद कितना है? 66। ऑप्शन सुन लीजिए। संसद का संविधान, बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी है संसद के सदनों की अवधि और डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान के इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आज इतना ही आज के लिए। तो आपसे उम्मीद होगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। कुछ समय के लिए विराम लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों से भेंट होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।